वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। 16 जुलाई बहुत नज़दीक है और उससे पहले दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मैं इधर दिशा सालियान के पिताजी नीलेश ओझा जी और साथ में जो पूरी टीम काम कर रही है, इस पक्ष की भी बात करूँगा। और आदित्य ठाकरे की पूरी गैंग, जिस उसकी गैंग के जो खुद तो सरगना है ही, उसके तथा कथित पिताजी उद्धव ठाकरे, उसके चचा राज ठाकरे, वे भी अब बचाव में आए हुए हैं। तो जो पापी का साथ दे वो भी पापी। तो अब राज ठाकरे को बख्शने का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि युद्ध में, धर्म युद्ध में जो अधर्म के साथ खड़ा है वो अधर्मी है, जो पापी के साथ खड़ा है वो पापी है, जो असत्य के साथ खड़ा है वो कहीं से भी हम उसको फिर अब धार्मिक नहीं कह सकते। इसलिए पाप का पूरा भागीदार, अधर्म का पूरा भागीदार अब राज ठाकरे भी रहेंगे। बहुत हो गया, बहुत तो उनके प्रति सहानुभूति भी रखी, लेकिन अब लगता है कि वे अवनति के रास्ते पर बढ़ चुके हैं और उनके लौटने का कोई अब रास्ता नहीं बचेगा। उद्धव ठाकरे के लिए तो खोने को कुछ बचा ही नहीं था। फिर तो चचा जान हो चुके थे, छेद वाली टोपी भी पहन ही चुके थे, जिगर में भी जगह जगह छेद थे, आस्थाएं खंडित थी, सारा सनातनी समाज उनसे विमुख हो चुका था। खुद सदैव बाला साहब ठाकरे उनको बद्दुआएं दे रहे थे आसमान से, और अब तो और देंगे। वो जो ऐसे हम झुक करके प्रणाम कर रहे थे ना, तो ये जो रैली हुई थी उसमें आपने देखा, राज ठाकरे तो बस इतना ही ठीक है, उद्धव ठाकरे बिल्कुल मरे मरे जा रहे थे, बिल्कुल, है ना, प्रणाम करने के लिए। लेकिन ये जनता खूब जानती है, रीढ़ विहीन व्यक्तित्व का नज़ारा उद्धव ठाकरे हैं। तो भाई कौन रप होई हमों का हानि, हम तो वो लोग हैं, सही बात कहेंगे, हम राष्ट्र के सिपाही हैं, हम सनातन के ध्वजवाहक हैं। इसलिए आप विशेषकर मुझ जैसे व्यक्ति को अगर आप एक तरफ मान के चलते हैं कि मैं कहीं पक्षकारी कर जाऊंगा असत्य की, अधर्म की, तो मेरे जीते जिए संभव नहीं। मैं इस चैनल को इस राष्ट्र की संवाहिका, सूचना प्रदायगी एक चैनल के रूप में मैंने किया है, सत्य के साथ खड़े होने के लिए किया है। मैं इसीलिए कभी भी न तो वो कॉइन दिखाता हूँ, न वो आपका यूपीआई का वो जो क्या होता है चिन्ह जिससे स्कैन करके पैसे डालो। मैं तो, मुझे तो नाम भी पता नहीं, सीधा मैं शिक्षक हूँ भाई। कल तो खैर गुरु पूर्णिमा है, इस बतौर भी आपको शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ। और मैं ये ऐसे काम नहीं करता, मैं आप अपने अपने राष्ट्र की सेवा के निमित्त ये चैनल है। और मुझे आप सब्सक्राइब भी आपने किया होगा, तो इसी निमित्त आप, जब भी मैं कभी इधर उधर हो जाऊं, पैसे कमाने के लिए इसका ज़रिया बना लूं, मुझे आप टोक देना, मैं चैनल बंद कर दूंगा। लेकिन मैं कोई गलत रास्ता नहीं अपनाने वाला कर। तो अभी उद्धव ठाकरे के जो कुपुत्र हैं आदित्य ठाकरे, वो विदेश भागने की तैयारी में, क्योंकि जो उन्होंने इंटरवेंशन दिया था माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में, वो रिजेक्ट हो गया है। और उनकी जब हियरिंग नहीं हुई तो अब कोई चारा नहीं है कि एक पक्षीय पूरी कार्रवाई होते हुए 16 जुलाई को इसको अरेस्टिंग का ऑर्डर निकलेगा। क्योंकि अब ये, जब मैं फिर से उसी बात को कह रहा हूँ, एफआईआर होना अलग चीज़ है। एफआईआर के बाद में ट्रायल कोर्ट में केस जाता है, ट्रायल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में जाता है, और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जब केस पहले से ही हाई कोर्ट में ही लग गया है और पिटिशन एक्सेप्ट हो गई है, मतलब कॉन्ग्लिजेंस वाली है, कॉन्ग्लिजेंस ले लिया गया है। इसलिए लोग कह रहे हैं एफआईआर ही नहीं है तो जांच कैसे होगी। अरे भाई, अब तो कोर्ट के जैसे एसआईटी गठित करता है कोर्ट, तो फिर एफआईआर का सब काम तो खत्म ही हो चुका कब का। इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं कि एफआईआर नहीं हो तो कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, क्योंकि हमें तो अंग्रेजों के ज़माने की एफआईआर की आदत पड़ी हुई है। लेकिन जब हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट सीधा कॉन्ग्लिजेंस ले करके, अर्थात उसको, उस पिटिशन को स्वीकार करके और उस पर कार्यवाही के लिए आगे बढ़ चुका है, तो एफआईआर का जितना काम था वो तो पहले ही हो गया।
हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट चाहता तो उसको उसको समाप्त कर सकता था। हाई कोर्ट के तो पास तो पावर ही रहते पूरे एफआईआर दर्ज की हुई एफआईआर को रिजेक्ट करने के अधिकार 482 और बहुत सारी धाराएं हैं, और केस को ट्रांसफर करने से लेकर के रिजेक्ट करने से लेकर सब, तो वो कर सकता था। तो वो तो उस सीढ़ी से तो ऊपर निकल गए। तो ये नहीं कहो ना कि एफआईआर नहीं है तो हमारा केस कमजोर है। अभी तो उद्धव ठाकरे का जो एक पुत्र है ये भागने की तैयारी में है। जितने भी एसएस वॉरियर्स है वे चिंता करें आदित्य ठाकरे यहाँ से भागने न पाए, क्योंकि 16 को इसका अरेस्टिंग ऑर्डर निकलेगा। भारत माता की जय।